कहानी के शुरुआत में हमें समुंदर में कुछ अजीबों गरीब क्रिचर निकलकर शहर की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है। इन क्रिचर का नाम पैरासाइट्स दिया गया है। यहाँ से हमें एक आदमी को अपने कमरे में सोया हुआ दिखाया जाता है और उनमें से एक पैरासाइट रेंगता हुआ उसके कान के अंदर चला जाता है। अंदर घुसने के बाद वो आदमी बहुत ही ज्यादा तड़पने लगता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो फिर से सो जाता है। उसी रात में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सींची था। वो रात को अपने कमरे में हेडफोन्स लगाकर सॉन्ग सुने जा रहा था। यहाँ पर भी वो पैरासाइट उसके कान में घुसने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिशें नाकामयाब रह जाती हैं। इसीलिए अब वो उसके नाक के पास जाकर सींची को उसके फेस पर कुछ महसूस होने पर उसे लगता है कि वो एक कीड़ा है, इसीलिए वो उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। सींची अब उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ पर काटकर उसके हाथ के अंदर ही घुस जाता है। उसकी मॉम के वहाँ पर आने के बाद वो अपने मॉम को भी इसके बारे में बताता है कि उसके हाथ में कुछ चला गया है, और उसका मॉम उसकी हाथ जब देखती हैं तो वो पूरी तरह से नॉर्मल होता है। यहाँ से हमें मॉर्निंग का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर सींची अपने घर डिनर के लिए अपने टेबल पर बैठा ही हुआ था, तो उसके हाथ में बहुत अजीब तरह से फील होने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें वही आदमी को दिखाया जाता है जिसके कान में वो पैरासाइट घुस गया था, यानी चला गया था। वो अपनी वाइफ के पास आता है और उसके ठीक सामने आकर अजीब तरह से अपना फेस को खोल देता है। उसका मुंह बहुत ही खौफनाक तरह का लग रहा था और वो काफी देखने में डरावना लग रहा था, और वो अपनी बीवी का पूरा सिर अपने मुंह में लेकर अपने मुंह को बंद कर लेता है। और ये सब के सब उसी पैरासाइट के वजह से हो रहा था जो पिछली रात उसके कान में चला गया था। इसके बाद हमें उसी लड़के यानी सींची को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाते हुए रास्ते में अपनी दोस्त से मिलता है। वो भी सींची में काफी अजीब तरह के हरकतें नोटिस करती है, और जब वो अपने क्लास में बैठा हुआ था तब उसके साथ बहुत ही कुछ अजीब होने लग गया था, जैसे कि उसके राइट वाले हाथ में बहुत ज्यादा पावर आ चुकी हो। वो अपने घर आकर अपने हाथ को काटने की कोशिश करने लगा था, लेकिन तभी अचानक से उसका हाथ मूव करने लग जाता है और उसे रोकने लग जाता है, और हम देख पाते हैं कि उसका हाथ एक क्रिचर में बदल चुका है, और वो क्रिचर सींची से बातें भी करना शुरू कर देता है। इवन वो उसकी बुक्स भी पढ़ने लग जाता है और उसका लैपटॉप भी यूज किया करता था, क्योंकि वो इंसानों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था कि कैसे इंसान इस धरती पर सरवाइव कर रहे हैं और क्या क्या करते हैं। जब इसने सींची के बॉडी में घुसने की कोशिश की थी तब सींची ने आगे जाने से रोक लिया था, इसीलिए अब ये क्रीचर राइट हैंड में था और वो बस उसी हाथ को कंट्रोल कर पा रहा था। ये अपना नाम मिकी बताता है और उससे कहने लगता है कि तुम प्लीज मुझे कभी मत काटना और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम मेरे होस्ट हो। यहाँ से अब सींची और मिकी धीरे धीरे दोस्ती की ओर बढ़ने लगे थे, लेकिन बाकी के सभी लोग जिन्हें पैरासाइट्स ने अपने कंट्रोल में लिया था वे सभी पूरे शहर में बहुत ही ज्यादा तबाही मचाए जा रहे थे, और यही नहीं बल्कि वो इंसानों को मार कर खाए जा रहे थे। इधर मिकी सींची को खींचकर एक रेस्टोरेंट की तरफ लेकर जाने लगता है। वहाँ पर भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग यानी पैरासाइट्स इंसानों का गोश्त खा रहे होते हैं। वो सींची को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड है, इसीलिए उसे भी गोश्त देते हैं खाने के लिए। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये तो पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं हुआ बल्कि अभी भी ये इंसान है, तो उसे ही मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन मिकी पहले ही उसे मार गिराता है और सींची को बचा लेता है, क्योंकि अगर सींची मारा जाता तो वो खुद भी मर जाता, और ये उसने अपने फायदे के लिए किया था। कुछ ही देर के बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि शहर के लोग मारे जा रहे हैं और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे लोग आखिर कैसे मर रहे हैं और मार रहे हैं कौन। इसका मतलब यह था कि सभी पैरासाइट्स अपना यह काम बहुत ही चालाकी और अपने आप को छुपा कर रहे थे। सींची मिकी से कहता है कि तुम अपने साथी पैरासाइट्स से क्यों नहीं कहते कि इंसानों को ना खाएं, तो मिकी उससे कहने लगता है कि तुम भी तो सब्जी और जानवरों के गोश्त को खाते हो, तो इसी तरह हम सभी का खाना इंसान ही है, तो उसमें बुरी बात क्या है। अब मिकी को महसूस हो जाया करता था कि उसके आसपास कौन सा पैरासाइट्स हैं। तो जब सींची स्कूल के लिए जाता है तब वो उसे बताता है कि तुम्हारे पास में एक और पैरासाइट है, और वो कोई और नहीं बल्कि वो उसकी टीचर ही थी। वो टीचर भी जब सींची को देखती है तब उसे भी पता चल जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड है, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंसानों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि मैं उन्हीं के तौर तरीके इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि इंसानों जैसा व्यवहार मुझ में भी आ जाएंगे और हमेशा के लिए मुझ में ही रहे। वो उसे 2 और पैरासाइट्स के पास लेकर जाती है। उनमें से एक स्टूडेंट्स होता है और एक पुलिस ऑफिसर था। वह बताती है कि यह पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है
है और हमारी बेबी होने वाला है और वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान ही होगा, तो हम भी नॉर्मल इंसानों के जैसा ही रहना चाहते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और ना ही हम किसी को सरेआम नहीं मारना चाहते, लेकिन हम सबसे बचते बचाते हुए गोश्त खाना चाहते हैं। तो क्या अब तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे? लेकिन फिर भी मिकी उसकी इस बात पर बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था। अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उन लोगों के पास आता है। तब मिकी सींची को बताता है कि यह हमें मारने आया है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उस दिन होटल में हमने एक पैरासाइट को मारा था। अभी वो कह ही रहा था कि तभी अचानक से वो पुलिस ऑफिसर यानी पैरासाइट उस पर अटैक कर देता है और मिकी के साथ सींची भी उस पुलिस ऑफिसर से लड़ता है और उसे वहां पर मार देते हैं। जब सींची अपने घर पर आता है तब उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि आज उसने किसी की मर्डर कर दिया है, लेकिन इधर हम देख पाते हैं कि पुलिस ऑफिसर के बॉडी से वो पैरासाइट निकलकर किसी और के बॉडी में चला जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि सींची की माँ थी और वो सींची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। मिकी सींची से कहता है कि ये तुम्हें मारने चाहती है। तब सींची मिकी से कहा कि खबरदार, अगर तुमने मेरी माँ के साथ कुछ किया तो, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी माँ मरे। लेकिन देखते ही देखते उसकी माँ का सर भी बाकी के पैरासाइट्स की तरह ही खुलना शुरू हो जाता है और वो सींची पर अटैक कर देती हैं। सींची का बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और वो मरने ही वाला था। लेकिन अगली सुबह हम देख पाते हैं कि वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। तब मिकी उससे कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन मैं अपने सेल्स से तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया। लेकिन यहाँ पर बुरी बात तो ये था कि अब सींची के बॉडी में मिकी के सेल्स चले गए थे और अब वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था। अब सींची अपने माँ को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसकी माँ कहीं पर भी मिल नहीं रही थी। तो वो उस टीचर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन वो टीचर भी उसे कुछ नहीं बताती। यहाँ पर मिकी उसे बताता है कि मुझे अब दिन में 4 घंटे सोने की जरूरत है और उस समय मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, यानी तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। लेकिन वो सींची के बॉडी में था तो सींची के अंदर मिकी के क्वालिटीज भी आने शुरू हो चुके थे। खैर, आगे हमें देखते हैं कि वही स्टूडेंट जिसे टीचर ने दिखाया था, जो कि अब पैरासाइट बन चुका था, वो भी सींची के स्कूल में एडमिशन ले लेता है और वो सींची का दोस्त बनने का ड्रामा करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे सभी को पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है, जिसके बाद वो स्टूडेंट उन सभी लोगों को जान से मार देता है। इसके बाद वो सींची के दोस्त को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सींची अपने दोस्त को उठाकर बिल्डिंग से जंप लगा देता है कि तभी वहीं पर वो टीचर भी आ जाती है, क्योंकि वो तो चाहती ही है कि सभी स्टूडेंट्स मर जाएं, क्योंकि इसकी वजह से उसका भी राज खुल सकता था। वो वहां पर ब्लास्ट करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। ब्लास्ट के बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन वो पुलिस को भी मार देता है। अब मिकी सींची को बताता है कि वो बिल्डिंग के छत पर है, इसीलिए सींची बिल्डिंग के छत पर जाकर एक एरो से उसे मार देता है। इसके बाद सींची उस टीचर के पास जाता है और उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछने लगता है जहां वो पैरासाइट था, और टीचर भी उसे बड़ी आसानी से वो एड्रेस दे देती है। उस पुलिस ऑफिसर की पैरासाइट अब भी उसके माँ के अंदर ही था, लेकिन यहाँ पर मिकी के सोने का वक्त हो जाता है। तो इसका मतलब ये था कि सींची को अपने माँ यानी उस पैरासाइट से अकेले ही लड़ना था। उस पैरासाइट से लड़ते हुए सींची जैसे तैसे करके उसकी गर्दन ही काट डालता है, जिसके बाद उसकी माँ और वो पुलिस ऑफिसर दोनों मारे जाते हैं। यहाँ से उदासी के साथ वो अपने हॉस्पिटल में अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। सींची और मिकी दोनों बातें कर रहे होते हैं, जिसमें सींची कहता है कि मैं एक एक करके सभी पैरासाइट्स को मार डालूंगा। कि तभी हम देख पाते हैं कि कोई उसकी पिक्चर्स ले रहा होता है, यानी वो जरूर कोई जासूस ही था। यहीं पर इस कहानी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। यहाँ से अब मैं इस कहानी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पार्ट 2 में उस एक्सीडेंट के कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्मी को पता चल जाता है कि इस शहर में कुछ पैरासाइट्स हैं जो लोगों पर अटैक करके उन्हें मार कर खाए जा रहे हैं। तो इसीलिए वो लोगों को बचाना चाहते थे। फिर वो एक जेल से एक सीरियल किलर को ले आते हैं, जो पहचान सकता था कि पैरासाइट कौन है और नॉर्मल ह्यूमन कौन है। उसके सामने एक एक करके लोगों को लाया जाता है, तो वो सभी को नॉर्मल बता देता है। लेकिन जब उसके सामने सींची आता है तो वो सोच में पड़ जाता है, और काफी सोचने के बाद वो कहता है कि ये भी नॉर्मल है। यहाँ से सीधा सींची अपने घर जा रहा होता है। तब मिकी उसे बताता है कि हमारे आसपास एक पैरासाइट है जो बहुत ही करीब है। उसे ढूंढते हुए वो पास के एक बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ पर वो पैरासाइट एक इंसान का गोश्त खा रहा था। जब वो पैरासाइट सींची को देखता है तब वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन मिकी अचानक से उस पर अटैक करके उसे मार डालता है। वहाँ पर उसे फील होने लगता है कि जैसे उसके पीछे कोई है, और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो इस कहानी के पार्ट 1 के एंड में सींची और मिकी की फोटो खींच रहा था। यहीं पर हमें इस शहर का मेयर को भी दिखाया जाता है, जो कि पैरासाइट्स के फेवर में बोलता था, और वो बहुत ही ज्यादा बुरा आदमी भी था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो टीचर भी उसी के साथ
साथ मिली हुई थी। वहीं पर हम देखते हैं कि उस टीचर का बेबी भी जन्म ले चुका था, जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। वो मेयर जान गया था कि सिंची पैरासाइट्स को मारे जा रहा है, इसीलिए वो सिंची को खत्म करने का डिसाइड करता है। लेकिन टीचर उसे ऐसा करने से मना करने लगती है। वो कहती है कि सिंची और मिकी आपस में जुड़े हुए हैं और मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर ये कैसे एक साथ जुड़े हुए हैं, और अगर तुम सिंची को मारोगे तो हमारा पैरासाइट मिकी भी मारा जाएगा। और इसीलिए उसी ने सिंची के पीछे एक जासूस को लगाया हुआ था ताकि उस पर नजर रख सके। सिंची क्लास अटेंड करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी उसे फिर से फील होता है कि उसके पीछे कोई तो है। वो जासूस उसकी सारी बात को सुनकर उससे कहता है कि तुम्हें अपने बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। तब सिंची उससे कहता है कि नहीं, पुलिस में अभी भी बहुत सारे पैरासाइट्स भरे पड़े हैं। सिंची को भी पता चल गया था कि इस जासूस को उसके पीछे किसी और ने नहीं बल्कि उसी टीचर ने लगा रखा है। इसीलिए वो टीचर के पास जाकर कहने लगता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, ये सब करना बंद क्यों नहीं कर देती। उसके जवाब में वो टीचर भी कहती है कि तुम भी तो हमारे पैरासाइट्स मारते जा रहे हो, वो तो सभी अभी इंसानों को खाने के लिए सीख रहे हैं और कुछ देर के बाद वो उनको मारना भी बंद कर देंगे। उसकी बात सुनकर सिंची एकदम से चुप हो जाता है और उस जासूस के पास जाकर कहता है कि वो टीचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक पैरासाइट है, वो किसी भी वक्त तुम्हें भी मार सकती है, इसीलिए तुम भी उससे दूर रहो। लेकिन जासूस उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता। यहाँ से सीन शिफ्ट हुआ और हमें अगले दिन उसी जासूस को दिखाया जाता है जो उस मेयर से मिलने के लिए गया था। उसे सिंची की बातों को टेस्ट करना था कि वो सच कह रहा था या नहीं, इसीलिए वो मेयर के रूम में वॉइस रिकॉर्डिंग सेटअप कर रखा था। लेकिन मेयर को इस बारे में पता चल जाता है और जासूस को मारने का ऑर्डर दे देता है। वो कुछ पैरासाइट्स को उसके घर पर भेजता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो अपने घर पर नहीं होता तो वो उसकी बेटी को ही मार देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ सिंची को मिकी बताता है कि अब तुम पर 5 पैरासाइट्स अटैक करने के लिए आ रहे हैं। एक आदमी दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और उसी के अंदर 5 पैरासाइट्स थे। मिकी और सिंची दोनों उससे फाइट करते हैं और उसका सर ही उड़ा देते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब ये मर चुका है, लेकिन अभी तो सिर्फ एक ही पैरासाइट मारा गया था और 4 अभी भी बाकी थे। बाकी के पैरासाइट्स उसके हाथ में आ जाते हैं और उसे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर टीचर मेयर से कहती है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उस लड़के यानी सिंची को और उस जासूस को मारने के लिए पैरासाइट्स नहीं भेजना था तो तुमने ऐसा क्यों किया। अब मेयर ने यहाँ पर नोटिस किया कि इस टीचर के दिल में माँ बनने वाली इमोशन वापस आ रहे थे और यह बात उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो अब उसी टीचर को मारने के लिए 3 और पैरासाइट्स भेजता है। लेकिन क्योंकि वो भी तो एक पैरासाइट ही थी तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि कोई उसे मारने के लिए आ रहा है। इसीलिए उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए एक पार्किंग लॉट में बुलाती है और उन तीनों से अकेले ही फाइट करके उन्हें जान से मार देती है। लेकिन जब वो घर आती है तब वो देखती है कि उसका बच्चा तो वहाँ पर है ही नहीं। वहीं पर उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि तुम्हारा बच्चा अब मेरे कब्जे में है, इसीलिए तुम मुझसे मिलने के लिए ब्रिज पर आओ। और वो नोट किसी और का नहीं बल्कि उसी जासूस का था। वो टीचर की बेबी को मारकर अपनी मरी हुई बेटी का बदला लेना चाहता था। टीचर भी घबराते हुए सिंची को अपने साथ लेकर गई थी। तब सिंची उसे बताता है कि तुम्हें इसे मारकर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि यह बेबी एक नॉर्मल इंसान है। इसी दौरान वहाँ पर बहुत सारी आर्मी भी आ जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि मेयर ने अपने बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स छुपा कर रखे हुए हैं। इसीलिए वे लोगों को उस बिल्डिंग से एक एक को स्कैन करके बाहर निकाल रहे थे और जो भी पैरासाइट्स था उन्हें शूट करके मार दिए जा रहे थे। सीरियल किलर भी वहीं पर था। मेयर को स्टेज पर स्पीच करता हुआ देखते हैं जो सभी से कह रहा था कि असली मॉन्स्टर्स कोई और नहीं बल्कि खुद इंसान ही हैं जो कि पैरासाइट्स को बिना वजह ही मार रहे हैं। उसकी इतनी सी बात की वजह से सारे आर्मी वाले उसे शूट करके भून देते हैं जिससे उसकी भी मौत हो जाती है कि तभी उसी में खड़ा सीरियल किलर चिल्लाकर कहने लगता है कि ये तो बस एक इंसान था, ये तो पैरासाइट्स का साथ दे रहा था। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही आदमी खड़ा होता है जिसके अंदर 5 पैरासाइट्स थे। सभी लोग उसे शूट करके मारने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता। इधर वो जासूस उस बच्चे को नीचे फेंकने ही वाला था कि तभी टीचर अपने बच्चे को बचाने के लिए मजबूरी में उसे पैरासाइट बनना पड़ जाता है और वो अपना एक हाथ निकालकर उस जासूस के चेस्ट में घुसा देती है जिसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि वो भी एक पैरासाइट है। पुलिस भी अब उस पर शूट करने लगती है और टीचर को काफी अच्छे से पता चल चुका था कि अब उसकी जान नहीं बचने वाली, तो वो अपने बेबी सिंची को देने के लिए उसके पास आती है। जैसे ही वो अपने बच्चे को सिंची के हाथ में देती है बहुत ज्यादा गोलियां लगने की वजह से उसकी फौरन डेथ हो जाती है। यहाँ पर सिंची को अपनी माँ भी याद आने लग जाती है और उसमें इंसानों वाली फीलिंग्स दोबारा
से आना शुरू हो जाती हैं। इधर से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सिंची को अपने साथ ले जाती है, लेकिन साथ ही उन्हें खबर मिलती है कि उस आदमी ने जिसके अंदर 5 पैरासाइट्स थे सारे के सारे आर्मी को मार गिराया है। इसीलिए सिंची फौरन से कार से वहां पर जाता है और वही पैरासाइट उसकी कार के ऊपर हमला करके उसकी कार का एक्सीडेंट कर देता है। किसी तरह करके वो अपनी और मिकी का जान बचाकर जंगल में भाग जाता है। मिकी सिंची से कहने लगता है कि जब तक तुम मेरे पास हो उसको पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं, इसीलिए तुम मुझसे अलग हो जाओ प्लीज। कि तभी वहाँ पर 5 पैरासाइट्स वाला आदमी आ जाता है और फौरन उन पर अटैक कर देता है। अब क्योंकि सिंची और मिकी में काफी गहरी दोस्ती हो चुकी थी, इसीलिए दोस्ती के नाते मिकी अपनी कुर्बानी दे देता है, यानी अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देता है और उसके बॉडी से अलग हो जाता है और सिंची को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और मिकी को वो पैरासाइट मार देता है, जिस पर सिंची काफी उदास हो जाता है और फिर अपने दोस्त की घर की तरफ जाता है। वो उसका बहुत ख्याल रखती है। सिंची लेटा हुआ था कि तभी वो देखता है कि उसके एक हाथ में से एक और हिस्सा ग्रो कर रहा है और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मिकी ने सिंची को अपने बॉडी से ठीक किया था, तो मिकी के सेल्स उसके बॉडी में आ गए थे, इसलिए अब वो दोबारा से ग्रो हो सकता था। सिंची को पता चलता है कि अब ये दोबारा से आ रहा है तो उस पैरासाइट्स को दोबारा से पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, इसीलिए वो अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए उसे बाय कहकर वहाँ से फौरन निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो 5 पैरासाइट्स वाला आदमी उसे फिर से पकड़ लेता है, लेकिन वो एक फैक्ट्री में पहुंचकर सिंची एक केमिकल रॉड उसके पैर में दे मारता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता और वो सिंची से कहने लगता है कि तुम क्या समझ रहे हो कि मैं इससे मर जाऊंगा, मैं तो तुम्हें मारकर बाकी इंसानों को भी मार दूंगा और उसके बाद मैं और बाकी के पैरासाइट्स इस दुनिया पर राज करेंगे। अब उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मिकी उसी समय उसके बॉडी में दोबारा से ग्रो कर जाता है और उस पैरासाइट्स पर अटैक कर देता है। इसी के साथ उसके बॉडी में कुछ होने लग जाता है और वो तड़पने लगता है। तब मिकी सिंची को बताता है कि जिस रॉड से तुमने इसको मारा था उस पर बहुत सारे केमिकल्स लगे हुए थे और उसी केमिकल की वजह से वो सभी 5 पैरासाइट्स उसके बॉडी में अब नहीं रहना चाहते और एक एक करके सारे पैरासाइट्स उसकी बॉडी छोड़ देते हैं और अब सिर्फ उसकी बॉडी का ढांचा ही बाकी रह गया था। तब सिंची उस ढांचे को उठाकर सीधा आग में फेंक देता है, जिससे अब फाइनली उसकी डेथ हो ही जाती है। यहाँ से सीधा हमें काफी दिनों के बाद का टाइम दिखाया जाता है जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और मिकी सिंची से कह रहा था कि इस दुनिया में अब कोई भी पैरासाइट्स नहीं रहा, तो इसीलिए हमें भी साथ रहना नहीं चाहिए, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। लेकिन सिंची उसे ऐसा करने से मना तो करता है, फिर भी मिकी खुद ही अपने आप को खत्म कर लेता है और वापस से सिंची की हाथ नॉर्मल यानी अपनी फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर सिंची बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और मिकी को मिस करने लगता है। यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे टाइम गुजर गए होते हैं सिंची और उसके दोस्त काफी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे और उस टीचर के बेबी से भी मिलने के लिए जाया करते थे कि तभी अचानक हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर वापस आ गया था और वो सिंची की दोस्त को किडनैप कर लेता है। वो उसके कान में कहने लगता है कि असली मॉन्स्टर इंसान है, लेकिन सिंची की दोस्त असली मॉन्स्टर उसी सीरियल किलर को ही कहती है। अभी वो इतना कही ही थी कि तभी वो सीरियल किलर सिंची की दोस्त को उस बिल्डिंग से सीधा नीचे फेंक देता है, लेकिन सिंची फौरन दौड़कर उसके पास जाता है और अपना हाथ लंबा करके उसे बचा लेता है और यहाँ पर उसे फील होता है कि उसकी मदद मिकी ने ही की है। और यह कहानी, यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, यानी पार्ट 2 भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।